वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to study for civil services। आज की डेट है हमारे 20 जुलाई। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आज के हमारे आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल एमपीआई के ऊपर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था। दूसरा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2022 में। फिर आता है भारत और अमेरिका के बीच में क्या विवाद चल रही है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया और प्रशांत का समूह और निर्यात तत्परता सूचकांक और निर्वणीकरण। सबसे पहला है भाई, अभी एमपीआई। एमपीआई देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार इसके ऊपर सवाल बने हैं कि एमपीआई क्या चीज है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नाम है, क्या क्या इसमें मापदंड होते हैं। तो देखो यार, नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने एमपीआई में जो हमारी मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी गरीबी है उसमें से 13.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया है। अभी ये जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि भाई सबसे ज्यादा जो बहुआयामी गरीब है उनके अनुपात में सबसे जो कमी आई है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में ये देखने को मिली है। उसके अलावा भारत ने काफी हद तक गरीबी को खत्म करने की कोशिश करी है, ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। डिक्लाइन आया है बहुत ज्यादा जो है, इसके अंदर आपको कमी देखने को मिली है। 9.89% अंकों का गिरावट आई है। 2015-16 में गिर करके ये और कम हो चुके हैं, मतलब इसमें ये है। अब देखो मैं आपको ये समझा दूं कि एमपीआई होता क्या है। पहले तो मेरी बात समझना। देखो एक तो होती है गरीबी, ये मतलब आप जो है अपने रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग की जो सुविधाएं होती हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी। लेकिन अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि आप पॉवर्टी एक तरीके से नहीं मापते हो। आप ऐसे नहीं देखते हो पॉवर्टी कि भाई वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो गरीब है, नहीं। इसका अर्थ होता है भाई मल्टी डायमेंशन। मल्टी का मतलब इसमें बहुत सारे आयामों को मिक्स करके देखा जाता है कि भाई एक पर्सन का वो स्वास्थ्य कितना अफोर्ड कर सकता है, वो शिक्षा के मामलों में कैसे बढ़ रहा है, उसके जीवन स्तर में क्या क्या चीजें हैं। तो भाई यहाँ यहाँ पे किस किस प्रकार से कैसी कैसी चीजें चल रही हैं उसे हम कहते हैं मल्टी, तभी तो लिखा मल्टी। ठीक है, तो ये है एमपीआई। और ये एमपीआई जो अभी हमारी नीति आयोग ने यहाँ पर इसका डेटा बताया है वो हमारी भारत की 36, जो हमारी 28 स्टेट है और 8 यूटी, टोटल 36 हो गई। सबका डेटा इकट्ठा करके बताया है। और बताया कि भाई आज के समय में एमपीआई जो है वो काफी ज्यादा, मतलब हमारी जो पॉवर्टी है वो काफी रिड्यूस हो गई है। और बताया कि भाई जो नीति आयोग ने ये भी बताया कि सरकार ने बहुत ज्यादा स्वच्छता, खाना पकाना, ईंधन, वित्तीय समावेश, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दे करके इसमें वृद्धि करी है। ये देखो भाई, पढ़ो इसमें बहुत सारी जगह पे इंप्रूवमेंट आई है, जैसे कि सुधार आया है जैसे पोषण के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर स्कीम्स भी काफी चल रही है। पढ़ाई भी, पोषण भी, मिड डे मील स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। स्कूली शिक्षा की अवधि, स्वच्छता, खाना पकाना, इन सब में, ये सब में भी काफी अच्छी भूमिका रही है। प्लस जो इतने सारे मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आवास योजना, इन सभी योजनाओं में भी काफी ज्यादा गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एमपीआई जो होता है ये असल में पूरे वर्ल्ड के लिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो रिलीज करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी। ठीक है, और ये जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पर, वो भी ये चेक करती है। हेल्थ में देखते हैं भाई न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में देखते हैं स्कूल कितने टाइम के लिए गए हैं, अटेंडेंस क्या होती है, सारा चेक। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भाई कि वो एक घर में खाने के लिए कैसी चीजों को कर पा रही हैं, सैनिटेशन क्या है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, और ये सब। तो ये सारी चीजें जो है ये चेक की जाती हैं। और फिर यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो निकाला जाता है, बताया जाता है कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें बनी हुई। समझे बात को? तो इस प्रकार से इसको पूरे को याद रखना है, ऐसे ऐसे है। ठीक है,
ये था आपका पूरा फर्स्ट आर्टिकल जो आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल, क्योंकि इससे ये एमपीआई से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब पता होना चाहिए। ऐसे ही अब सेकंड है आर्टिकल, वो कह रहा है कि भाई अभी हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने जो ये पास करा है डिजिटल प्रोटेक्शन के ऊपर, व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण पर, इस पे काफी सवाल हो रहे हैं, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एक व्यक्ति की खुद की होती है। और अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, जैसे आप amazon से कुछ मंगवा रहे हो, आप फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपनी जब तक पर्सनल डेटा को शेयर नहीं करोगे, क्या आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो? मतलब आपको पहले तो अपना डेटा शेयर तो करना ही पड़ेगा ना, कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये फोन नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरी ओटीपी है, ये मेरा एड्रेस है। ये शेयर किए बिना तो यहाँ पर जो है वो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझे बात को? तो इस तरीके से जो है ये वाली चीजें इसमें आती है पर्सनल डेटा में। ठीक है, तो ये यार बिजनेस और गवर्नमेंट को तो आपका पर्सनल डेटा चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। ठीक है, अब इसी में यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई जो पर्सनल डेटा है वो एक पर्सन की खुद की इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें हम कैसे सहूलियत से इसको कर सकते हैं, ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, अगर हम पर्सनल डेटा शेयर नहीं करेंगे तो हमारा वित्तीय नुकसान होगा, प्रोफाइलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे अभी तक तो देखो कोई ऐसा लागू है नहीं कानून हमारे यहाँ पर। असल में जितना भी पर्सनल डेटा के ऊपर एक्ट है, वो एक्ट जो है 2000 वाला, उसी के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, और सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग गवर्न करता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत डेटा जो है वो आज के समय में किसके हिसाब से चल रहा है, मतलब उसमें ऐसा कौन सा एक्ट वैक्ट है जिसके हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई वो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट जो है 2000 का, उसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये देखा गया कि भाई जो ये पूरा एक्ट है, क्या ये पर्सनल डेटा हमारा इंश्योर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। पर्सनल डेटा लीक हो जाता है तभी तो फ्रॉड हो रहे हैं, और आजकल तो एआई भी इतना आ गया है। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, भाई एआई आया उसकी वजह से कितनी दिक्कत हुई है भाई, है ना? सुना था ना आप लोगों ने, कोई किसी की वीडियो बना करके कोई कुछ कर रहा है, और कोई मतलब कोई किसी से फ्रॉड कर रहा है, सबने सुने ना? कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये बड़ी दिक्कत दे रही है। तो वही बस यहाँ पर बात है कि यार ऐसा, तो फिर हमारा पर्सनल डेटा तो सिक्योर है नहीं। तो बेसिकली बात यही है कि ये पूरा जो बिल है वो आपकी जो भी पर्सनल डेटा होगा भारत के अंदर, चाहे ऑनलाइन आया चाहे ऑफलाइन आया है, उसको एक तरीके से डिजिटलाइज रखेगा पूरा। और जो भी इंडिया के बाहर करना है उसके लिए भी ये जाएगा, आपका डेटा बाहर जाएगा। और पर्सनल डेटा सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब आपकी मर्जी हो। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपको पता होगा कि आपका पर्सनल डेटा इस केस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम अपना आधार कहीं पर देते हैं, हमें आधार लिंक करना पड़ता है, कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो हमें आधार देना पड़ता है, अपना अपना पर्सनल डेटा देना पड़ता है। तो आप आधार वहां पे दे रहे हो, अब वहां पर आपका आपकी खुद की परमिशन, तब आप यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि भाई अगर मान लो कल को आपको आपको अपने खुद डेटा के ऊपर कुछ अधिक जानकारी लेनी है, कुछ चेंजेस कराने हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थर्ड वाली लाइन मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, कि आपको जो है, आपने अगर सहमति दी है तभी आपका डेटा जो है आगे लीगली वैध उद्देश्य से आगे संसाधित किया जाएगा। तो ये लाइन मुझे अपने आप में काफी सही लगी कि हाँ ये एक किया जा सकता है इसमें। ठीक है, बाकी जो पूरा डेटा होगा इसमें, वो सरकार जो होगी वो आपके पास डेटा किस लिए इस्तेमाल करेगी? राज्य की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, और अपराधों की रोकथाम जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल करने वाली है। तो ये है पर्सनल डेटा का अभी का अधिनियम जो अभी हाल फिलहाल में आया है, लागू किया गया है। ये आपसे मेंस के सवाल में इसके ऊपर बन सकता है। ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है, मॉनसून सेशन में इसको प्रेजेंट किया गया है, तब की तो ये बेसिकली एक चल रहा है सही। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारी राइट टू प्रिवेसी जो होती है ना, आर्टिकल राइट टू प्रिवेसी कौन से फंडामेंटल में आता है? आर्टिकल 21 में, ये उसको हमारा खराब कर रहा है। आर्टिकल जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार, वो हमसे छीन है ना। ये तो बात सही है, क्योंकि हमारा डेटा शेयर होगा तो भाई निजता का अधिकार तो कहीं ना कहीं छीना ही जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि ये वाला जो पूरा एक बिल है,
ये तैयार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल के ऊपर याद रखिएगा, इस बिल की तैयारी जो की थी वो की थी जस्टिस बी एन श्री कृष्ण ने। जस्टिस बी एन श्री कृष्ण द्वारा इसका पूरी तैयारी की गई थी 2018 में। इस फैक्ट को आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को ये पूरा पेश किया था। फिर ये रिव्यू करने के लिए पार्लियामेंट में गया। फिर इसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर इसको वापस ले गया। ठीक है, फिर बाद में इसको अब जो है फाइनली जो है इसकी अब मंजूरी मिल गई। ठीक है, और इसमें ये बताता है भाई कि कोई भी हमारी प्राइवेट कंपनी है, निजी निजी है, तो वहां पर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसका भी इसके अंदर पूरा डेटा लिखा हुआ है। इसमें ये सब बताया है कि भाई जो सरकार है वो अलग से क्या बनाएगी इस पूरे के लिए, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे चेक करेगा कि भाई क्या क्या होगा, कैसी कैसी चीजें होंगी। और इसमें जितने भी लोग रहेंगे काम करने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार खुद अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये इस पूरे बिल में कहीं पर भी भूल जाने का अधिकार जैसी बात नहीं की है। भूल जाने का अधिकार दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था भाई कि हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। भूल जाने के अधिकार का मतलब क्या होता है? भूल जाने का मतलब होता है कि आपका जो भी बिल आ रहा है या कुछ भी है आपका, तो उसमें भूल जाने के अधिकार में जो भी आपका बिल आ रहा है उसमें आपका जो इंटरनेट होगा, उसमें जहां जहां पे आपका पर्सनल डेटा शेयर किया होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। इंटरनेट का जितना भी पर्सनल डेटा या आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री है उन सब को हटा दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं भूल जाने का अधिकार। इसमें भूल जाना वो मत समझना कि भाई आपसे कोई कह रहा है कि भूल गए। ठीक है, वो मत समझना कि भाई आप कुछ ये ऐसा हो गया, मतलब डेटा इरेज करने की बात कर रहा है। डेटा इरेज कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर इस बिल में जो है हमारी जितने भी डेटा की कंपनी सारा इकट्ठा करती है हमारे डेटा को, वहां पर अगर मान लो कोई बच्चा है तो उस बच्चे के डेटा को पहले उसके अभिभावक से सत्यापन कराना जरूरी किया गया, और ये बहुत अच्छी चीज है। किसी बच्चे का अगर डेटा है, पर्सनल डेटा ऑफ अ चाइल्ड, तो उसके लीगल जो गार्जियन है जो उसको पाल पोस रहे हैं उनसे यहाँ पर पूरी चीजें देखी जाएगी, उसकी एज वेरीफाई की जाएगी, और ये सब कुछ इसमें ये रखा गया है। ठीक है, तो इसमें वही है कि भाई इससे अगर ऐसा किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो गुमनाम रहने की जो इच्छा होती है ना हमारी कि हम अपना नाम शो नहीं करना चाहते वगैरह, तो वो चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये काफी बड़ी एक 360 डिग्री की यूपीएससी एक डिबेट चल रही है कि भाई जो पर्सनल डेटा बिल है ये तो हमारी प्रिवेसी खत्म कर रहा है। तो ये डिबेट बहुत पुरानी चल रही है, और अभी यहाँ पर जो मॉनसून सेशन शुरू होगा 2023 का, उसमें ये आ सकता है। उसमें ये बिल को मतलब कैबिनेट तो मंजूरी दे दी है, पर पार्लियामेंट के पास इस बिल को लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है। इसका मेन काम यही है, 2018 से चलता आ रहा है। बी एन श्री कृष्ण ने इसको स्टार्ट किया था। फिर दिसंबर 2019 की लोकसभा में इसको लेकर के आया गया, फिर चेकिंग की गई, मतलब तब से ये चीज चलती आ रही है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि ये इंडिया को, अगर हमें इसको बढ़ावा देना है और हम कहते हैं डिजिटल इंडिया लेके आओ, तो डिजिटल इंडिया तो तभी पॉसिबल है जब इस बिल को परमिशन मिलेगी। तो कुछ लोगों को उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं, कुछ को उसके नेगेटिव दिखते हैं। कुछ को दिखता है कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज हो रही है आपको ही नहीं पता है, आप किस कंपनी में, आप आपकी हर जगह इन्फॉर्मेशन है यार। आज के टाइम पे आप एक जगह पे गलती से लॉग इन तो कर दो, आपको लॉग इन करने के लिए पहले अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, आपको ईमेल डालनी पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर देना, आपको क्या क्या नहीं देना पड़ता यार। और वो फिर आपकी जो भी एक कंपनी होगी वो आपको कितने मैसेजेस भेजेगी। आप गलती से किसी लिंक पे क्लिक ही कर दो तो भाई गया, फिर तो हो गया फ्रॉड आपके साथ। आपको कितने मैसेजेस भेजेगी, आपको कितनी सारी चीजें करेंगी, इसे हम कहते हैं डार्क पैटर्न्स। जब अनएथिकल तरीके से कोई कंपनी आपसे पैसा लूटने की कोशिश करती है, जबरदस्ती ऐड दिखाती है, जबरदस्ती आपके पास मैसेजेस भेजते हैं, तो उसे हम कहते हैं डार्क पैटर्न्स। ठीक है, तो इससे हमारी ये चीजें बहुत हार्म होती है और डार्क पैटर्न्स को बहुत बढ़ावा मिलता है। ठीक है भाई, समझे बात को? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पूरे बिल में व्यक्ति शब्द को जो है बहुत व्यापक रूप से परिभाषित पहले ही कर दिया गया है। बजट को छोड़कर अधिकांश जानकारी इसमें से एक किसी किसी एक से अवश्य ही जुड़ी होगी, और सूचना का अधिकार एक अप्रभावी हमारा उपकरण बन के रह जाएगा, क्योंकि
हर जगह तो आपकी इंफॉर्मेशन ही दे रखी है, तो हमारे को जो राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका फायदा क्या, राइट टू प्रिवेसी का फायदा ही क्या होगा? तो ये एक डिबेट है बहुत बड़ी। तो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कि ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका डेटा मतलब कैसे सिक्योर करे डेटा को सरकार? तो जरा बताइए इसके ऊपर कि आपका जो अधिकार है कि राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा, क्या ये हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मतलब मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ये हार्म हो रहा है, और ये सरकार ने अभी इसको परमिशन दे दी है। तो लेट्स सी, इसके ऊपर विरोध तो बहुत है इस बिल के ऊपर, पर इसका कितना जल्दी लागू होगा? अब पूरी तरीके से तो लागू नहीं हो, क्योंकि कैबिनेट ने परमिशन दी है पर पार्लियामेंट ने नहीं दी। समझे भाई बात को? ये है एक पूरा इसका, ये एक्ट जो है, पर्सनल डेटा आपने यूजर्स से ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, लेकिन उसके बाद उसको फिर डिजिटलाइज कर दिया, डोमेस्टिक पर्पस के लिया, अरे भाई ये डेटा आपके पास 100 सालों तक रहता है, ठीक है, 100 सालों तक का रिकॉर्ड जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक डेटा प्रोटेक्शन है, बिल इसके ऊपर आया है। आज के समय में इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ी गई है। असल में ये बिल जो है आया था ना 2022 में, इसको हटा दिया गया था। 4 अगस्त 2022 को इसको विदड्रॉ कर लिया गया था, अब सरकार ने वापस से पास कर दिया है। ठीक है, तो आधार कार्ड है हमारा, अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं ये इसी के ऊपर आती है। बात समझ में आई ना सबको सारी? चलो, अगला आर्टिकल देखो भाई। इंडिया और यूएसए के बीच में जितने भी विवाद चल रहे हैं उसको सॉल्व किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी मोदी जी इस कंट्री के विजिट पे थे, यूएसए गए थे ना, आपको पता है, आपने सुना ही था इसके बारे में। यूएसए गए, इजिप्ट गए, पपुआ न्यू गिनिया गए, जापान गए, गए थे ना इन जगह पर। तो जब ये राजकीय यात्रा में गए थे, तो उसमें से जो बहुत टाइम से हमारा डब्ल्यूटीओ का एक डिस्प्यूट चलता आ रहा था, उसको सॉल्व करा गया है। ठीक है, 6 ऐसे डिस्प्यूट थे जिनको सॉल्व किया गया है। डब्ल्यूटीओ जो है, जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं, यहाँ पे एक अपीलीय निकाय होता है, अपीलेट बॉडी होती है, जो कि यहाँ पर सारा कुछ दो कंट्री के बीच में जो भी समस्या है उसको सॉल्व करती है। जैसे आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दो देशों के मसलों को सॉल्व करती है। भारत पाकिस्तान का है, वो कुलभूषण जाधव वाला केस था जैसे, वो भी आईसीजे में गया था। रशिया यूक्रेन है, वो भी आईसीजे में गया। तो ऐसे आईसीजे सॉल्व करती है। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ ट्रेड से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उस समय जो है जजेस की सही कोरम नहीं होती थी, तो वो इशू कभी सॉल्व भी नहीं हो पाया। ठीक है, अब इशू था क्या, पहले तो ये समझे कि भाई अब सॉल्व तो हो गया है, पर इशू था क्या? इशू सबसे पहले ये था आईपीआर के ऊपर, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर कहते हैं इसको। आईपीआर का मतलब होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें यूएसए भारत पे ये आक्षेप लगा रहा था कि जो यूएसए है वो कह रहा था कि भाई भारत जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कि जो है उनको अपना आईपी सिस्टम जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, कि भाई आपने अपनी बुद्धि से किसी एक चीज को क्रिएट किया है, आपने अपनी बुद्धि से किसी एक चीज को बनाया है, तो वो आपका अधिकार है, वो आपके लिए चीज है, उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा। तो ये बौद्धिक संपदा के अधिकार पे यूएसए ने भारत पे आक्षेप लगाया था, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए क्या करा, यूएसए ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, सबसे पहली निगरानी सूचना सूची में रख दिया, कि भाई जिस पे नजर रखी जाएगी, ताकि वो अपना आईपी का जो प्रोटेक्शन है, मतलब कि हम लोग जो बौद्धिक संपदा की चीजें उसको सुधारी। ठीक है, फिर लगा दी गई हम पर एंटी डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी। यूएसए ने इंडिया पे बहुत सारी लगा दी। अब एंटी डंपिंग क्या होता है? एंटी डंपिंग एक एंटी काउंटर बिलिंग, कुछ ये टर्म्स होती हैं जो ट्रेड के टाइम पीरियड में यूज की जाती है। अब हम पहले समझे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। ये होता है कि भाई जिस मूल्य पे आप निर्यात कर रहे हो चीजों को, और असल में जो उसका मूल्य है, क्या होता है, बाहर से कोई कंट्री का सामान आया भारत में, वो मिल रहा है अपने को 100 रुपए का, असल में जो उसका मूल्य है भाई वो 150 रुपए था। लेकिन वो कंट्री कि भाई भारत में ज्यादा बिके, उसके लिए वो कम करके बेच रही है, क्योंकि वो फिर अपना फायदा पूरा कर लेगी। असल मूल्य उसका 150 है, लेकिन भारत में वो 100 रुपए में बेच रही है। तो भाई ये तो गड़बड़ होगी ना, लोग तो खरीदेंगे 100 रुपए की आइटम को, जो असल में इसका जो उसका मूल्य 150 रुपए है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मार्केट प्राइस से कम में बेच रहे हो आप, क्यों? ताकि आपका प्रोडक्ट बिके। तो इससे जो बाकी प्रोडक्ट्स है उनको तो नुकसान पहुंच जाएगा, जो भारत के खुद के प्रोडक्शन को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्या? बचे पहुंचेगा। तो इसलिए क्या किया गया, एंटी डंपिंग उस पे लगा दी जाती है,
ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए, ताकि ये 150 वाली चीज को मान लो आप 130 या 140 तक पहुंचा दोगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के, शुल्क लगा दोगे उसके ऊपर। तो यूएसए ने भारत पे आक्षेप लगाया था कि जो भारतीय उत्पाद हैं उन पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई भारत के जो उत्पाद यहाँ पे आते हैं अमेरिका के बाजार में उसको वो मेन प्राइस से, असल मूल्य से कम में बेच रहे हैं। तो ये तो फिर अपनी मार्केट बनाने वाली कोशिश करो, और हमारे अमेरिका के लोगों को सही नहीं होगा, तो वहां की मार्केट खराब हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने ये बोला। एंटी डंपिंग ड्यूटी की एक प्रॉब्लम उन्होंने उठाई हमारे ऊपर। ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि जो भारत है वो डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है उनको सही नहीं मान रहा, जो डब्ल्यूटीओ के जितने भी नियम है उनको सही नहीं मान रहा है, वो अपने विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है उनको सही से बढ़ावा नहीं दे पा रहा है, जिसे हम कहते हैं इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गड़बड़ उन्होंने बता दी। ऐसे ही सेक्शन 232 के टैरिफ के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि भाई जो भारत की से स्टील और एल्यूमिनियम आयात होता है उस पर टैरिफ होता है, वो टैक्स लगा दिया असल में। और उन्होंने टैक्स लगा दिया तो उसकी वजह से भारत ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया दोनों में। अब जो भी एक्सपोर्ट होता है उस पर सब्सिडी होती है। ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट करते हैं भाई, निर्यात करते हैं, उस पे सब्सिडी मिलती है, तो वो भी हमारे डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेट कर रहा है। यूएसए ने ये भी भारत के ऊपर चैलेंज कर दिया। और ये भी यूएसए कह रहा है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों को जो है फोटोवोल्टेइक प्रोडक्ट्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को बनाने में यूज करते हैं, फोटॉन्स होते हैं जो, वो फोटॉन्स अगर भारत अपनी मार्केट में बेच रहा है और उसको बहुत सब्सिडी दे रहा है तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, और ये बात आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट है उस पे आप लोग कितनी भी सब्सिडी दे दो, नहीं कर सकते ऐसा। सब्सिडी के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। भारत एम्बर बॉक्स में आता है, आप इससे बाहर सब्सिडी नहीं दे सकते। तो यूएसए ने ये बात बोली कि भाई भारत जो है अपने फोटोवोल्टेइक उत्पाद है सौर ऊर्जा मिशन के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, वो गलत कर रहा है। इसी के लिए यहाँ पर जो है ये चुनाव उन्होंने करा इसके ऊपर मुकदमा डब्ल्यूटीओ में, और ये मुकदमा जीत लिया और भारत को सब्सिडी कम करनी पड़ गई। ठीक है। तो अब ये डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर सेटल डाउन किया गया है। पहले तो वही जो एंटी डंपिंग वाला प्रॉब्लम था उसके लिए किया गया, बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए सरकार ने बोला है कि भाई हम इसको ठीक करेंगे, प्लस इंडिया ने ये बोल दिया कि भाई जो भी अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं हम आपके ऊपर उसको हम हटा देंगे। एंटी डंपिंग शुल्क को आप हम जो इसका एक एक तरीका खोजेंगे, अब सॉल्व नहीं हुआ है पर तरीका खोजेंगे इसके ऊपर, और हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हम और सुधार करेंगे। बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए हम नई चीजें लाएंगे। क्या करेंगे अभी ये नहीं बताया है। ठीक है। तो अब ये नहीं बताया, बस ये बोला है कि ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ ये बोला है कि भाई जो हमारे आईटी के ऊपर हम सब्सिडी देते हैं, हम जो ये अपने सोलर एनर्जी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं 5 सालों के ऊपर, इसमें हम सब्सिडी कम करने के लिए मान गए हैं। इसलिए यूएसए ने डब्ल्यूटीओ से इंडिया वाला ये केस निकाल लिया है बाहर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस प्रकार से ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं, जो ये कह रहा है कि ऐसे करो और वैसे करो। तो अभी ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया में और यूएसए में चल रही थी, तो अभी इसको काफी हद तक सुलझाया गया, पूरे तरीके से नहीं। तो यूएसए इस पे मान गया है कि हम आपसे आपकी जितने भी ये प्रॉब्लम है इससे आपका केस वापस लेने को तैयार है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? पैसा देना ताकि आप लोग वहां पे टेररिज्म बढ़ा सको, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा अर्थ होता है कि टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हो वहां पर, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं और ज्यादा। तो वही है, यूएई यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अब हम यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ताकि यूएई ने बोला है कि भाई अब आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने को तैयार है। तो अभी एक इसको वैसे मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है एफएटीएफ के नाम से, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ये सब काम देखता है। 1997 बैंकॉक में इसकी, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। एफएटीएफ की नहीं, ये एशिया पैसिफिक ग्रुप की, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग पे बना है। वैसे जैसे एफएटीएफ पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, 1989 सऊदी अरब में इसके हेडक्वार्टर्स है, ऐसे ही
एक और एशिया और पैसिफिक एरिया के लिए स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया गया, जो कि 1997 बैंकॉक थाईलैंड में बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि एशिया पैसिफिक के रीजन में सारा कुछ चेक किया जाएगा, जिसमें एशिया और पैसिफिक वाली कंट्रीज को रखा जाएगा, जिसमें यहाँ पर यूएई जुड़ गया है। पहली अरब कंट्री जो यहाँ पे जुड़ा है वो भी ऑब्जर्वर के रूप में। ठीक है, फुल टाइम तो ये भी नहीं जुड़े हैं, और ऑब्जर्वर के रूप में ये जुड़ गए। समझे बात को? एफएटीएफ तो अलग है, एफएटीएफ तो बहुत बड़ी एक फोर्स है। एफएटीएफ तो बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से भी क्या ही कहूँ मैं, मतलब वो अपनी ब्लैक लिस्ट निकालते हैं, ग्रीन जो है ग्रे लिस्ट निकालते हैं, उसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने रखा था फिर हटा दिया वहां से। तो ये उनका काम होता है कि भाई सारी लिस्ट निकालते हैं। ठीक है भाई, और अभी यहाँ पर क्या है, ये एक अलग से है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक अलग से ग्रुप चल रहा है जिसमें एशिया और पैसिफिक की, जिसमें पहली अरब कंट्री यूएई जुड़ी। ठीक है ना? इसमें 40 मेंबर्स हैं, और इसमें जो है अभी इसकी हेड है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर संभाल रहे हैं पूरा, जिसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बने हुए हैं, जो कि पूरा यहाँ पर पॉलिसी फ्रेमवर्क और सारी चीजों को यहाँ पर तय करके पूरा बताता है कि किस प्रकार से कैसे ये चीजें यहाँ पे चले। ठीक है भाई? तो भाई बात ये है कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सबको। ठीक है, 2-2 साल के लिए चेयर मिलती है परमानेंट, तो भाई अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास है, होस्ट रहता है, और बाकी इसलिए रोटेटिंग चलती रहती है, रोटेट एक एक करके एक एक बनता जाता है इसके अंदर। तो ऑब्जर्वर स्टेटस बना दिया गया है इधर। इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया मेंबर है, इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है, इंडिया दोनों का मेंबर है, क्योंकि इंडिया तो आपको पता ही है कि कितना अगेंस्ट है टेररिज्म के लिए भाई। 1998 में हम मेंबर बन गए थे इसके। ठीक है, और काम क्या करती है ये काम देखती है भाई पूरा टेररिज्म को रोकने का, एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन करके कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, फंडिंग कौन सी कंट्री दे रही है भाई, डोनर कंट्री कौन सी, एजेंसी कौन सी, किसके थ्रू पैसा जा रहा है। तो टेररिज्म को रोकने के लिए काम करती है, क्योंकि टेररिज्म प्रमोट कर रहे हो भाई, आप इतना बम बना रहे हो, आप हथियार खरीद रहे हो, पैसा चाहिए भाई हर चीज के लिए, पैसा कौन दे रहा है, ये सब कुछ ये चेक करती है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, और क्या तरीकों से आ रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा जाल होता है ये, हर एक के बस की बात नहीं है रोकना, बहुत बड़े जाल में ये चीजें फंसी होती है भाई। तो वो फंसी हुई चीजों को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पे ये काम देखती है। समझे बात को? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा काम है, एफएटीएफ के साथ मिलकर के पूरा काम करती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेके चलती है, अकेले नहीं करती, प्राइवेट। तो आपको याद रखना है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है एफएटीएफ और एक है एशिया पैसिफिक की। एफएटीएफ पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, जिसमें इंडिया मेंबर है, ये अपनी ग्रे लिस्ट निकालती है, ये अपनी ब्लैक लिस्ट निकालती है, और उस तरीके से पूरा काम देखती है। ठीक है, ब्लैक और ग्रे लिस्ट बहुत जरूरी है इसकी। ठीक है, पूरा यहाँ पे अच्छा, एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस में है, सऊदी अरब में नहीं है, सॉरी, पेरिस में है। ठीक है, G7 कंट्रीज ने शुरू किया था टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, हेडक्वार्टर्स पेरिस है। ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया, जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एफएटीएफ को याद रखना, एफएटीएफ पूरा यहाँ पर पूरी तरीके से देखती है अपना। और वही अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक वाले की, जिसमें एक्चुअली में जो पूरी न्यूज है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया पार्ट है 1997 बैंकॉक थाईलैंड, बहुत जरूरी है याद करना इसको। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हैं, वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, चाहे इधर उधर के कोई भी बॉम्ब, सब देखती है। ठीक है, और इसकी मीटिंग अभी तो नहीं हुई है, लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी। तो अभी इसमें 42 मेंबर्स हैं, मैं नाम बता देती हूँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, भूटान नेपाल भी है, अपने आसपास वाले सारे ही हैं इसमें, बांग्लादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही इसके तो हेडक्वार्टर्स वहां पे। ठीक है, इनमें से जितने हैं ना, उसमें से अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एफएटीएफ और एशिया पैसिफिक वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं क्या सेम है? हाँ बिल्कुल, इंडिया है सेम, लेकिन सारे सेम नहीं है। 11 मेंबर्स हैं सेम, सारे नहीं है, 11 मेंबर है। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया दोनों का मेंबर है, इंडिया दोनों का मेंबर है, चाइना दोनों का मेंबर है, हांगकांग दोनों का मेंबर है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएसए, कोरिया, जापान, कनाडा, ये सब मेंबर्स हैं। ये दोनों क्या, बाकी बचे कुछ एफएटीएफ के नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है, एफएटीएफ में ज्यादा मेंबर है भी नहीं, 39 ही है सिर्फ। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलिए,
अगला बड़ा अच्छा टॉपिक है, फिर से अगेन नीति आयोग ने जैसे एमपीआई निकाला, ऐसे इन्होंने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मतलब निर्यात हम किस प्रकार से करते हैं, उसका तीसरा संस्करण जारी किया, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से निर्यात में फर्क पड़ा है। जानते हो, निर्यात बहुत कम हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, गैस पाइपलाइन का इशू आ गया, तो इसकी वजह से निर्यात में फर्क पड़ा है। तो कितना फर्क पड़ा है, कैसे फर्क पड़ा है, हर स्टेट का कितना निर्यात है, ये किसने प्रिपेयर किया है? नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को बोला गया ना भाई एक्सपोर्ट हब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पहले पता तो करें कि क्या निकाला है। तो एक पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई, कि ये जो पूरा इंडेक्स है ये निकालता, ये पूरा इंडेक्स नीति आयोग निकालती है, किसके साथ मिलकर के? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ मिलकर के इसको पूरा तैयार करती है, जिला स्तर पे जाके देखती है कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से चल रही हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं, हर चीज चेक करती है। मेन चार चीजें होती हैं, याद करनी है आप लोगों को। चार स्तंभ पूछे जा सकते हैं, नीति क्या है, व्यापार कैसे हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, प्रदर्शन किस प्रकार से करके 56 चीजों को चेक करती है, हर हर जगह से देखती है ये। भाई कोई एरिया कोस्टल है, लैंडलॉक्ड है, हिमालयन है, छोटा है, बड़ा है, कैसी स्टेट है, सब देखती है, ठीक है। तो इसने भाई क्या रिजल्ट निकाला, मेन तो रिजल्ट पे सवाल आते हैं भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि इन्होंने बताया कि कोस्टल स्टेट्स में जो तट वाले इलाके हैं, तो तट इलाके कितने हैं भारत के? 13 हैं, ठीक है। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की तटीय रेखा इतनी है, 7,516.6 किलोमीटर। उसके तहत यहाँ पर जो है उनके हिसाब से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन्होंने अच्छा किया है। और छोटी स्टेट में जिनकी पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी एरिया भी कम, तो हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा टॉप कर है, चलो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला भाई कि एक जिला एक उत्पाद बहुत अच्छी स्कीम चल रही है ना, यूपी ने शुरू किया था, फिर सरकार ने शुरू कर दिया उसको कि हर जिले से एक एक चीज को निकाल के लेके आएंगे, बहुत अच्छी स्कीम थी। तो भारत में कुल ऐसी 10 वस्तुएं हैं जो कि पूरे भारत के निर्यात का 80% बन जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई है। क्या है भाई? इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोल के सामान, ये सब भारत का हम 80% से ज्यादा लेके जाते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो खैर ठीक बताया इन्होंने। और देश में जितना भी हो रहा है 87% वो 100 जिलों से हो रहा है, ठीक है। 100 जिलों के नाम नहीं आए अभी, नाम आएंगे तो मैं बताऊंगी आप। और 49% जो निर्यात है वो केवल 10 गंतव्यों तक जाता है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर अपना निकाला है। आप सभी को मैं कहूंगी कि इन सबको लर्न करना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही घुमा के सवाल करती है भाई। वो इसी वाले पूरे टॉपिक से घुमा के बढ़िया सा सवाल कर देगी, और आपको लगेगा यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं कि क्या ही पूछ लिया, सवाल आसान है, ठीक है। पढ़ना है आप लोगों को, इसको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, देख लिया ना सबने। अब इसके चैलेंजेस यही है कि भाई कुछ कुछ एरिया में अच्छी खासी वर्कफोर्स नहीं है, अच्छे खासे वहां पे लॉजिस्टिक्स नहीं बनाए हुए कि भाई सामान कैसे भेजें, वहां पे अच्छा रिसर्च नहीं है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाए हैं। तो कुछ ये चीजें देखी गई हैं कि आप हर जगह का आंकड़ा नहीं तैयार कर पाए। लेकिन यही बोला गया है भाई, नीति आयोग ने ये बोला है कि हमें थोड़ा जीआई प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा करना होगा। आपको पता है ना, जीआई प्रोडक्ट्स, भौगोलिक संकेतक बहुत सारे हैं भारत के पास। तो भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय वो देता है, यहाँ पर अभी यूपी को मिला है 7-7 चीजों को, केरला में मिला है, मिलता रहता है। तो इसको थोड़ा बढ़ावा दो, ठीक है। अगर अच्छा खासा है इसका एक्सपोर्ट, तो बढ़ावा क्यों नहीं दे, बढ़ावा दो इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पॉइंट है, बढ़ावा देने की जरूरत भी है, ठीक है। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, इनको भी बढ़ावा दीजिए, ठीक है भाई। तो ये इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर इसको बढ़ावा देने की जरूरत है ना। तो हम लोगों को जो सेक्टर्स है उसमें भी बढ़ाने की जरूरत है, आईटी, फार्मास्यूटिकल, डेटा अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्शन, ये सब की जरूरत है। तो आप पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें जो है नीति आयोग द्वारा कही गई हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो यही बताती है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, प्रोसीडिंग कैसे करनी है, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। सारी बातें इसमें लिखी गई कि आपको ऐसे से बढ़ना है, ऐसे से करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो सिर्फ, ये तो वैसे मैंने समझा ही दिया है तीनों पॉइंट्स, आप इसके सिग्निफिकेंस को रीड कर सकते हो, इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है।
और इसने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ नए नए सॉल्यूशन निकाले कि हम कैसे एक अच्छा कर सकते हैं इसको, एक्सपोर्ट को। चलो, लास्ट अब एक और स्टडी आई है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर वनों की कटाई ज्यादा हो रही है। तो ये कहना आई है एक स्टडी में कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ना वो कम होता जा रहा है। 2022 में और डिक्लाइन हुआ है। हम पूरे वर्ल्ड में जो है पर मिनट 4.1 मिलियन हेक्टर्स को यहाँ पे खत्म करते जा रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल वॉच ने बताया है। ये जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट आप जानते हैं कि कितने हमारे लिए जरूरी हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कितना यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई 2022 में 2011 के कंपैरिजन 2021 के कंपैरिजन में ज्यादा हमने फॉरेस्ट लॉस किया है। जो प्राथमिक वन आवरण है वो हमने ज्यादा लॉस करे हैं। क्योंकि प्राथमिक वन क्या होते हैं, जो बहुत अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं, जहाँ पे आप नहीं जाते हैं, जहाँ पर कार्बन ज्यादा वो सोर्स कर सकते हैं, ग्रीन कवर होता है। ठीक है, तो ये हमने लॉस किए हैं, जो कि डेटा बताने वाली कंपनी है ये वाली, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में बने हुए हैं यूएसए में। 1982 में जो ये सारी चीजों पे चेक करते हैं और ये बताती है कि हमें 2023 तक डिफोरेस्टेशन खत्म करनी है, और जो हमने इतने सारा मिलियन हेक्टर्स को खो दिया है उसको वापस लेके आना है। देखो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल भी बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है ये बात, पर वही है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी वही ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट ये भी यहाँ पर अपना चेक करती है, ग्लोबल पूरा आप आसपास का ये सारा डेटा कलेक्ट करती है सारे कंट्री से, नासा से, सारी गूगल से। ठीक है, वहां से सारा चेक करती है, मैप देखती है कि भाई ट्री कहाँ कहाँ पे प्लांट और कहाँ कहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडिया के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो ठीक नहीं था। ठीक है, तो इंडिया के लिए पूरा डेटा इन्होंने इस्तेमाल किया नहीं है, पर वर्ल्ड के लिए बताया है, तो वही आपको बताया जा रहा है। इन्होंने यही बताया कि हमें हर साल जो है एटलीस्ट 10% को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो लॉस कर रहे हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी 2030 के टारगेट को हम मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी इन चीजों में, हमें जो है गेन कर रहे हैं उसके लिए देखना पड़ेगा, लॉस जो हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। और ये बताया कि भाई सबसे ज्यादा जो अच्छा खासा खत्म हो गया है जहां से, वो है ब्राजील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया और मलेशिया ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना ठीक ठाक रखा है, ये भी बताया गया है। बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया हमारे लिए ज्यादा जरूरी है पढ़ना। तो इंडिया का इन्होंने ये बताया कि भाई जो हमारा लॉस कवर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इतना आप देख सकते हो 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर हमने यहाँ पे खो दिया है, जो कि 17% है यहाँ पर। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब बताया है। इन्होंने बताया कि भाई फायर की वजह से हमारी बहुत नुकसान हुई है, सही बात है, सिमलीपाल में लगी थी, नल्ला मल्ला में लगी थी, आग लगी थी ना बहुत जबरदस्त, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ आग लगने का। तो ये सब चीजें भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, इससे आपसे सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज का क्वेश्चन में एक मैं टॉपिक लेके आई हूँ, श्रीवल्ली पुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व, जो कि आप देखो मलई वर्ड है, ये क्या तो कहाँ पे जाएगा, या तो केरल में होगा या तमिलनाडु में होगा। मैक्सिमम ये तमिलनाडु में ही होता है, जो कि ईस्टर्न घाट में है। तो अभी ये टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है इसको। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के रीजन में आपका पड़ता है, तमिलनाडु में। बस छोटी सी ये गलती है कि ये वेस्टर्न में पड़ता है, आपको पता है ना, वेस्टर्न घाट पूर्वी घाट। तो ये भारत का 51 नंबर का और तमिलनाडु का 5th नंबर का है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी आती है, मेघामलाई, ग्रिजल स्क्विरल। तो ये तमिलनाडु में बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। क्योंकि टाइगर रिजर्व पे कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं अच्छे खासे, टाइगर रिजर्व हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आप लोगों से सीधा सवाल बनेगा, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये एक अलग से यूनियन है, यूएन के अंडर आती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी में, जो कि पूरा क्या देखती है, पोस्टल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखती है, जिसके हेडक्वार्टर्स बर्न स्विट्जरलैंड में है। आपको पता है ना, यूएन जो है उसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूएन के स्ट्रक्चर पर पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊं, पूरा समझाते हुए कि यूएन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके, और 15 इसमें स्पेशलाइज्ड है, और बाकी इसके फंड्स एंड प्रोग्राम्स है, पूरा डिटेल में इनके बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे वीडियोस में कमेंट बॉक्स में बताइए इस चीज को कि मैम
हम चाहते हैं कि आप पूरा एक्सप्लेन करूं। ज्यादा कमेंट्स होंगे तो अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप लोगों को सिर्फ यूएन के बारे में डिटेल में मैं समझाऊंगी कि यूएन क्या चीज है। ठीक है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली इसको प्रमोट किया जाएगा, तो आप लोग मुझे बताइए एक बार। ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करना। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है मुझे पता है, लेकिन आज के लेक्चर में समझाने वाली चीजें भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है समझाने वाले, तो थोड़ा सा इसलिए जो है मैंने इसको थोड़ा लेंदी रखा है, क्योंकि आज ज्यादा ज्यादा समझाने वाली चीजें जब ज्यादा होंगी थोड़ा सा फिर उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा। ठीक है। कंप्लीट करिएगा भाई यहाँ तक। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।